दोस्तों, आप लोगों से दोबारा ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। जो जो भी हमने वीडियो डाला वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के अलावा www.harilogisticsacademy.com ये हमारा वेबसाइट है, उसमें भी देख सकते हैं। और आपका जो सजेशन है, कमेंट्स है, इसको आप हमारा ईमेल जो दिया है logisticsari2020@gmail.com इसमें आप भेज सकते हैं। ये हमारे लिए हेल्प होगा क्योंकि आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आसानी होगा। अभी हम देखिए रोड ट्रांसपोर्ट में देखा और ट्रेन और रेल ट्रांसपोर्ट देखा और आगामी विमान और एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट भी देखा है। अभी हम देखेंगे ये वाटर वेज ट्रांसपोर्ट और जो पानी के माध्यम हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्ट और जल शक्ति, जल माध्यम, इसमें भारत देश ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारा देश का इकॉनमी आगे ले जाने के लिए। और ये दूसरों देशों के साथ जो इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड जो बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ा हमारा माध्यम ये पानी के सागर के थ्रू होता है। ये इसमें हमारा देश में ये जल के माध्यम जो ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है। क्योंकि जैसे नदियां हैं और कैनल्स बोलते हैं, जो नदी से जो बीच में जो ले जाते हैं, पानी के लिए रास्ता खोद के जो बना के ले जाते हैं, उसको कैनल्स बोलते हैं। और बैकवाटर्स, क्योंकि सागर में और नदियों के लिए आप देखेंगे तो बैकवाटर करके एक रास्ता चलता है, वो भी एक रास्ता जल के माध्यम अवेलेबल है। और हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या है, ये कोस्ट लाइन जो बोलते हैं, मतलब सागर के बाजू में ये बहुत बड़ा लंबा सागर के माध्यम में करने के लिए बहुत लंबा रास्ता अवेलेबल है। और ये जो जब हम शिप में करते हैं, ये इसमें क्या लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा माल उसमें ले जा सकते हैं और उसमें कोई भी किसी तरीके भी माल ले जा सकते हैं। कि जैसे एयर ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट में होता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब जो कहीं से भी माल है ले जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े माल और बहुत ज़्यादा माल और बहुत दूर तक ले जा सकते हैं इसमें। और अब देखेंगे तो कॉस्ट के वजह से ये बहुत बड़ा चीप है शिप में ले जाना।
क्योंकि जो उसके लिए कोई रास्ता बनाना नहीं, क्योंकि जो हमारा नेचर दिया हुआ वही बहुत बड़ा, एक गॉड ने जो दिया वही है, बहुत बड़ा रास्ता अवेलेबल है। उसमें कोई ज़्यादा कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ शिप आके रुकने के लिए और माल उसमें लोड करने के लिए जो बनाना है उतना ही हमारा काम है। मगर रास्ता में कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो रास्ता तो ऑलरेडी नेचर और गॉड ने बना रखा है। और सिर्फ कैनल्स जो है वही हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए जल रूट हम अपने तरीके से बनाते हैं, उसमें उसी को कैनल बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी किसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। और इसका जो शिप और पानी के माध्यम, जल के माध्यम जो भेजने से फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है और उसका कॉस्ट कम हो जाता है। और ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो ट्रक में और दूसरे में जो पोल्यूशन हो उसके वजह से कार्बन आ जाता है बाहर, पोल्यूशन हो जाता है, वो इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा नहीं। और भारत देश में 14,500 किलोमीटर हमारे पास इनलैंड वाटरवे जो बोलते हैं, मतलब जो जल के माध्यम जा सकता है वो अवेलेबल है। इसमें हम यूज करते हैं सिर्फ 5,685 किलोमीटर जो हमारा शिप जा सकता है, मैकेनाइज शिप। मतलब बाकी तो लोकल जो मछली पकड़ने वाले छोटे बोट है वो सब जाता है, मतलब बड़े शिप जाता है नहीं। और ये जल के माध्यम जो हमारा शिपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट, वो बहुत चीपेस्ट है दूसरे मोडों से कंपेयर करने से। हमारा इसमें नेशनल वाटरवे जो बोलते हैं वो 6 रास्ता वही मौजूद है, अवेलेबल है। जो इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में जो फॉर्म किया, मतलब बनाया था, उन्होंने 6 नेशनल वाटरवेज उन्होंने सेटअप किया। ये क्या क्या 6 वाटरवेज एक क्या है अभी देखेंगे। एक तो नेशनल वाटरवे 1 है, ये इलाहाबाद से हुगली एक गंगा नदी में चलता है। और नेशनल वाटरवे 2 है, ये सदिया से दुबरी तक, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है, ये असम में है। और नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक केरला में चलता है। और नेशनल वाटरवे 4 जो है ये भद्राचलम से राजमुंद्री और वजीराबाद से विजयवाड़ा तक, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर में चलता है, नदी में चलता है। और नेशनल वाटरवे 5 जो है ये मंगलगिरी से पारादीप और तलचर से धर्मारा, ये महानदी और ब्रह्मई नदी में चलता है। और नेशनल वाटरवे 6 जो है लखीमपुर से बांगा तक, ये बराक रिवर से नदी में, बराक नदी में चलता है। और भारत देश में जो अवेलेबल है 13 मेजर पोर्ट्स है और 187 माइनर स्मॉल छोटा पोर्ट्स है।
और ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो बोलते हैं, ये जो पानी के माध्यम चलता है, ये है, ये हमारा कानून के हिसाब से ये शिपिंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट करता है, और ये मेजर पोर्ट्स को और माइनर पोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो प्रोस्पेक्टिव कोस्टल स्टेट्स जो बोलते हैं, मतलब जो सागर में जहाँ जहाँ यूज होता है उस कंसर्न स्टेट में उनका अंडर आ जाता है ये छोटा पोर्ट्स। ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ये जो बनाया गया था, ये 27 अक्टूबर 1986 में बनाया गया था। ये डेवलप करेगा और रेगुलेशन, ये वाटर वेज में क्या शिपिंग और नेविगेशन, मतलब जो इसका कानून जो बनाना है, कानून बना के ये डेवलप करेगा करके इसको बनाया गया। ये क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाटरवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है उसका ग्रांट्स, जो मतलब फाइनेंस अरेंज करना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल दिलवाना है, ये सब वो मिनिस्ट्री शिपिंग से बात ये कोऑर्डिनेट करके वो सब करेगा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में जो यूपी में है, और रीजनल ऑफिसेस जो है ये पटना में बिहार में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, गुवाहाटी असम में है, और कोच्चि केरला में है। इसके अलावा कई इसका छोटे ब्रांचेस है इंडिया में कई जगह है। भी नेशनल वाटरवे जो ने डेवलप किया, ये 4,503 किलोमीटर का डेवलपमेंट हुआ और 15 स्टेट के माध्यम चलता है। अभी जो करंट जो है वो पिक्चर में दिया है, जो 6 वाटरवेज और उसका कितना कितना किलोमीटर है, सब ये मैप में हमने दिया है। और दूसरा भी गवर्नमेंट ने नया प्रोजेक्ट बनाया जो सागरमाला प्रोजेक्ट करके, ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया कोस्टल को डेवलप करने के लिए इन्होंने किया है, क्योंकि पोर्ट जो कोस्टल में पोर्ट है, वो पोर्ट और पोर्ट के बाजू में जो क्या क्या डेवलप करना है वो सब सोच के वो डेवलप करेंगे, क्योंकि ये पोर्ट के मेन रख के पोर्ट के बाजू में क्या क्या डेवलप करना है वो सब डेवलप करने का इनका अधिकार है, उनको वो दिया है। और ये इंडिया में जो अभी अवेलेबल है, जो 7,500 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है, तो ये इस पे क्या क्या मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नया नया रीजन में जहाँ डेवलप करना है वो उनको प्लान करके उस हिसाब से करना है। और जो पोर्ट में पहुंचने के लिए, माल पहुंचने के लिए और लोगों पहुंचने के लिए कैसे कैसे उपलब्ध करना है ट्रांसपोर्ट का और दूसरा टाइप का, वो प्लान करके अरेंज करना है। और जैसे ज़्यादा ज़्यादा मॉडल, ऑप्टिमम मॉडल स्प्लिट बोलते हैं, मतलब जैसे एक माल पोर्ट में पहुंचना हो तो उसको ट्रक का माध्यम चाहिए, ट्रेन का माध्यम चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा माध्यम पहुंचाना है, वो कैसे उपलब्ध करना है, कैसे पहुंचेगा फैक्ट्री से और दूसरी जगह से, उसका सोच के उस हिसाब से उन्होंने बनाया है। और
पोर्ट पे पहुंचने के लिए जो कनेक्टिविटी बोलते हैं, मतलब जो रास्ता और ट्रेन ट्रैक हैं और बाकी जो भी ज़रूरत है वो सब डेवलप करना है प्लान करके। और जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, नहीं तो बहुत बड़ा सिटीज होगा, उनके साथ पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या करना है वो सब सोच के उनको प्लान करके इम्प्लीमेंट करना है। वो ट्रेन के माध्यम हो सकता है, इनलैंड वाटर के माध्यम हो सकता है, मतलब जो नदी से आ सकता है, नहीं तो रोड से रास्ता से आएगा, नहीं तो ट्रेन से आएगा, जो भी है उसको प्लान करके उनको प्रॉपरली अरेंज करना है। और इसके लिए जो कानून के हिसाब से, जैसे पहले बताया था, नोडल मिनिस्ट्री का बोलते हैं, जो वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है, उनका पूरा जिम्मेदारी उनका पास है। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प भी चाहिए, उन्होंने भी काम करना है। सो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट सागरमाला कमेटी करके बनाएंगे। उसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर, नहीं तो मिनिस्टर जो पोर्ट का इंचार्ज होगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी करके एक सेटअप किया है। इसको जो सपोर्ट देंगे, इक्विटी सपोर्ट जो बोलते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट लाना है, ये करना है, उसके लिए एक वेरी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बोलते हैं, एक कमेटी बनाएंगे। वो उसमें कोई लोग होंगे जो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लाना है, क्या क्या कहाँ कहाँ से लाना है, कैसे किससे लाना है प्रोजेक्ट के लिए, वो सब सोच के वो काम करेंगे। और इसमें जो हमने दिया है मैप में, इसमें आप देखेंगे तो हमारा कोस्टल सिटीज क्या क्या पड़ता है, और ये सागरमाला प्रोजेक्ट क्या क्या डेवलपमेंट अभी चालू करेंगे, और कभी कुछ चीज़ें ऑलरेडी चालू है, कुछ चीज़ें अभी कंप्लीशन में है, वो सब दिया हुआ है। एक जगह से उनको उठा के दूसरा जगह उनको प्लान करके मूव करना है, लोगों को कली करके रास्ता बनाने के लिए और पोर्ट बनाने के लिए जो भी करना है वो काम इनको करना है। सो ये तीन जो है मेन चीज़ है। और उसके अलावा जो इसमें कमिटीज बनाया गया, वो दो मेजर पोर्ट जो है उसको 1600 किलोमीटर का ईस्टर्न कोस्ट में डेवलप करने के लिए पहले शुरू किया। ये है सागर करके वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है, और दुर्गाराजापट्टनम करके आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है। ये दोनों को बहुत डेवलप करने के लिए पहले एक कमेटी बनाया गया। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये सागरमाला, इसमें क्या क्या काम वो कर सकते हैं। एक तो पोर्ट को मेन रख के जो बाजू में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब इंडस्ट्री फैक्ट्री से जो चालू कराने के लिए जो काम करना है वो चालू करना है। और पोर्ट को मेन रख के दो सिटी बनाना, बाजू में सिटी जो डेवलप होना है उसके लिए प्लान बनाना है। और पोर्ट को मेन रख के जो दूसरा कोस्टल टूरिज्म जो बोलते हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब जो है पोर्ट के बाजू में जो लोगों आने से जो टूरिस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए जो भी करना है बाजू में वो सब डेवलप करना है। इसके अलावा शॉर्ट सी शिपिंग, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन जो बोलते हैं,
ये सब डेवलप करना है। मतलब सी के अंदर ही जो एक जगह से दूसरा जगह बाजू में जो जाना है उसको शॉर्ट शिपिंग बोलते हैं, और एक देश से दूसरे देश जाना इसको कोस्टल शिपिंग बोलते हैं। और बाजू में जो नदी चल रहा था, नदी में जो ले जाना है और कैनाल में जो ले जाना है, उसके लिए जो करना है वो डेवलप करने। और उसके अलावा शिप बनाना है, नया शिप में बनाना है, रिपेयर करना है, और उसको रीसाइकिल, पुराना शिप को रीसाइकिल करना है, वो सब इनको प्लान करके उसके लिए जगह बनाना है, अरेंज करना है। और उसके लिए जो लॉजिस्टिक पार्क्स जो बोलते हैं, और वेयर हाउस, और मैरीटाइम जोन्स और सर्विसेज जो बोलते हैं, जो शिपिंग के लिए जो जरूरत, जो दूसरा सर्विसेज जरूरत पड़ता है, जैसे कस्टम्स है, दूसरा काम के लिए जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, और उसका वो सब जो भी बनाना है वो प्लान करके उनको बनाना है। और जैसे पहले बताया था आपको, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके उनको ये जो भी सौदा करना है वो सब प्लान करके करना है। और जो भी शिपमेंट में आता है उसको स्टोरेज करना है पोर्ट में। सो वो सब करके, और प्लेटफॉर्म जो बना है, जो शिप आके रुकने के लिए, वो सब बनाने के लिए प्लान करना है। और ये पोर्ट के माध्यम जो स्पेशलाइजेशन करना है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बोलते हैं, जैसे जो एनर्जी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ये चाहिए वो सब अरेंज करना है। और कंटेनर जैसा आएगा जाएगा उसके लिए जो भी अरेंज करना है, केमिकल्स, कोल है, एग्रो प्रोडक्ट्स है, ऐसे कई चीज़ें जो उसके लिए आके जो जाना है उसके लिए जो भी करना है, वेयर हाउसिंग और स्टोर्स और जो भी स्टॉक रखने के लिए जगह, और उसका जो भी कंडीशन में रहेगा, जो सेफ रहेगा, उस हिसाब से वो प्लान करके वो सब करना है। और ऑफशोर रीन्यूएबल एनर्जी जो बोलते हैं, मतलब पोर्ट पे कम के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी आजकल बनाते हैं सोलार में, इसमें जो भी वो प्लान करके उनको इंस्टॉल कराना है। और जो पहले मैंने बोला था पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, मतलब पोर्ट को मेन रख के जो भी डेवलप बाजू में डेवलप करना है वो कैसे चार पिलर जैसे बनाया, जैसे पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है, पोर्ट दूसरे सिटी से, दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया से और किसी से जो कनेक्ट करना है, और पोर्ट के बाजू में इंडस्ट्रियल कंपनियों लाना है, और एक कोस्टल कम्युनिटी जो बोलते हैं, मतलब जो शिपिंग के माध्यम जो भी जरूरत है उसको डेवलप करने के लिए। अब देखेंगे तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में कैपेसिटी ज़्यादा करने के लिए, नया पोर्ट बनाने के लिए, और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में आ जाता है। पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए नया रोड और रेल कनेक्टिविटी बनाना है, ये जो भी रास्ता है, रेलवे ट्रैक है, उसको अपग्रेड करना है। और कोस्टल जो छोटा शिपिंग जो बाजू में दूसरे छोटे शिप में ले जाके दूसरे पोर्ट में दे सकते हैं, ला सकते हैं, वो उसके लिए जो भी इंतजाम करना है। उसके अलावा नदी के थ्रू, नदी में नहीं तो कनाल में जो भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए इंतजाम करना है। और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी डेवलप करना है। जो पोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, सो पोर्ट के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, और कोस्टल में एम्प्लॉयमेंट जोन्स जो बनाएगा, क्योंकि लोग बहुत नौकरी के लिए आना है जाना है, उसके लिए जो भी करना है वो करना है। और
मैरीटाइम क्लस्टर जो बोलते हैं, जो बाजू में जो जल के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट करना है बाजू में, उसके लिए जो भी डेवलप करना है, और स्मॉल इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटीज, मतलब पोर्ट के बाजू में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सिटी भी बनाना पड़ेगा, और उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं पोर्ट बेस्ड में, पोर्ट का मेन रख के जो इकोनॉमिक जोन भी डेवलप करना है। और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उसमें क्या आता है, एक तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा लोगों को, और कोस्टल टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोस्ट को मेन रख के जो दूसरे जगह कई जगह से जो लोग आएंगे जाएंगे, उनके लिए भी जो एंटरटेनमेंट चाहिए, उनके लिए भी कुछ टूरिस्ट ये बनाना पड़ेगा जगह देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। और उसके अलावा जो बाजू में मछली के लिए हार्बर जो बनाते हैं, मछली हार्बर, छोटे छोटे हार्बर बनाते हैं, और जो भी मछली पकड़ते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाना है। और इसमें आप कंक्लूजन देखेंगे तो हम ये पानी के माध्यम, जल के माध्यम जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये अभी नया नहीं है, ये हजारों साल पुराना है, जो हमारा पूर्व इसमें करते थे। वही रूट ज़्यादा ज़्यादा वही रूट अभी भी अवेलेबल है, उसी में हम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हमारा माल ट्रांसपोर्टेशन जो शिप के माध्यम और इसमें करते हैं, इसमें 90% तो हमारा इंटरनेशनल दूसरे देशों के साथ जो करते हैं वही मेजर है। क्योंकि ये कार्गो शिप जो जाता है, ये सारा पानी की जो मतलब सागर पानी की जो मेजर बॉडी ऑफ वाटर बोलते हैं, जो सागर का पानी और नदी का पानी, इसमें मेजर यूज करते हैं। इसमें क्या कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये माल बहुत बड़ा माल, बहुत ज़्यादा माल ले जा सकते हैं, और फ्राइट भी कम होता है। जो रूट आप देखेंगे तो एक कंटेनर शिप के लिए जो रूट है, जो पहले कैलकुलेट करके स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा रूट जो है हमने जो कई सालों से, मतलब हजारों सालों से भी यूज़ करते हैं, वही रूट अभी भी यूज़ करते हैं। और नया नया रूट भी अभी मिलते हैं, नया नया रूट भी डेवलप करेंगे, फिर भी इसमें बहुत कम है, अभी आगे और बहुत ज़्यादा बनने का है। क्योंकि ये नया रूट है भी टेस्ट करके जो कितने कम समय पे कम कॉस्ट में ले जा सकते हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंसी हो सकता है, वो अभी भी स्टडीज चलता है, बहुत लोग करते हैं। इसमें ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत क्या आता है, एक तो स्पीड है, क्योंकि शिप का स्पीड तो कम रहता है, दूसरे स्पीडों से देखेंगे तो उसमें कम रहता है। और कितना शिप पे चलता है अब देखेंगे तो जनवरी 2017 का जो डाटा है, उस हिसाब से 52,183 कार्गो शिप पे अवेलेबल है दुनिया में, पूरा दुनिया में। और हमेशा 1,000 शिप पे पानी में रहता ही है, कहीं भी
कोई भी सी में रहता है, सागर में, कभी कुछ भी सागर में वो हजारों शिप पे चलता रहता है। और इसमें जो कार्बन एमिशन जो बोलते हैं, इस शिप में ज़्यादा ही रहता है, मगर आजकल उसको रिड्यूस करने के लिए कई टेक्नोलॉजी संभालते हैं, यूज़ करते हैं, कम भी करते हैं, एमिशन को कम भी करेंगे। और आप देखेंगे तो शिप के अलावा क्या कौन से ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट अवेलेबल है, इससे एयर है। मगर क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट में कई चीज़ें हमें दिक्कत आती है। एक तो हाई कॉस्ट है, इसके अलावा छोटे ज़्यादा बड़ा माल भेज नहीं पाएंगे। ये सब तो इसी की वजह से अभी भी शिपिंग जो इंटरनेशनल ट्रेड में मेन चीज़ शिपिंग के माध्यम ही चलता है। धन्यवाद दोस्तों। जैसे पहले बोला, आपका कमेंट्स और सजेशन आप ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो से आपने बेनिफिट हो रहा होगा आपको। आगे भी हम मुलाकात करेंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी हम नया वीडियो डालेंगे। दोबारा धन्यवाद।